आज 15 साल के दो हैकर्स की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, वो किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 15 साल के दो बच्चे हैं, अपने बेडरूम में रहते हैं जनरली, उनके पास बस एक इंटरनेट कनेक्शन है और उन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को उसके घुटनों पे ला दिया था। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ वो काम इन लोगों ने किया कि आप और हम, मतलब कोई हैकर भी सोच नहीं सकता। ये बात है साल 2015 की, अक्टूबर का महीना था। उस वक्त यूएस में हल्की ठंड थी। वहां पे एक बंदा था जॉन ब्रेनन करके, उसके पास अननोन नंबर से एक फोन कॉल आता है। वो एक सेकंड के लिए झिझकता है बिकॉज वो उसका प्राइवेट नंबर था। 2-3 बार कॉल आता है, वो इग्नोर करता है शुरू में, लेकिन फिर बाद में जब लगातार कॉल आता है तो वो फोन उठा लेता है। वो बोलता है हेलो। उधर से एक आवाज आती है कि जॉन ब्रेनन। ब्रेनन बोलता है कि भाई हु इज दिस, कौन हो तुम। उधर से ब्रेनन को गाली पड़ती है सीधी। कॉलर जो है वो गाली देता है। अगर ये कॉल किसी और को आया होता शायद प्रैंक कॉल लगता, आपको या मुझे भी आता कोई ऐसा कॉल तो प्रैंक कॉल हम लोग मानते। बट ये कॉल आया था जॉन ब्रेनन को, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक था। जॉन ब्रेनन उस वक्त CIA का हेड था। ब्रेनन कॉलर को बोलता है कि भाई तुम कौन हो, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला। तो कॉलर उसको बोलता है कि भाई तुम्हारा नंबर निकालना मेरे लिए बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी और तुम जो वो एक बेवकूफ़ इंसान हो। ब्रेनन बोलता है कि कॉल क्यों किया है, क्या चाहिए तुम्हें। सो कॉलर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट ऑलरेडी सब कुछ है, सारी डिटेल्स है। सो ब्रेनन उसको बोलता है कि भाई क्या तुम्हें पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए ये बताओ। ब्रेनन ने ये इसलिए बोला कि भाई उसको लगा कि कोई सरफेरा होगा, पैसे के नाम से उनके बात करेगा एंड फिर उसे पकड़ लेंगे। तो कॉलर कहता है कि वी वांट $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन। मतलब कितने होते हैं आप ये समझो कि इंडिया की जो GDP है ना, वो अभी भी $5 ट्रिलियन नहीं है। इंडियन करेंसी में ये होगा 440 लाख करोड़। मतलब इतना पैसा मांगा था ब्रेनन से उसने। आगे चल के US गवर्नमेंट इस कॉल को एक बहुत बड़ी साजिश मानेगी। आइडेंटिटी थेफ्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को परेशान करना, अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज में सेंध मारना और टेररिज्म एंगल भी इसमें आएगा और एक कॉल करने वाले को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बट अभी के लिए उसी कॉल पे चलते हैं वापस। सो ब्रेनन उस बंदे से पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वजह क्या है। सो जवाब आता है कि हम चाहते हैं, वो कॉलर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिडिल ईस्ट पर बॉम्बिंग करना बंद कर दो। और फिर उसके बाद वो कॉल कट जाती है। 2015 में ना US सीरिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तब ओबामा प्रेसिडेंट थे, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरे मिडिल ईस्ट में US इन्वॉल्व था उस वक्त में। ये कॉल उससे रिलेटेड था और जिसने कॉल किया था वो एक 15 साल का लड़का था। अपने कमरे में बैठा था, फ़ोन अभी भी उसके हाथ में ही था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या कर दिया है, कितना बड़ा काम वो जस्ट करके हटा। वो खुद को क्राका बुलाता था और नशे का आदी भी था। असल में इस वक्त भी जब वो कॉल कर रहा था वो नशे में था। क्रैकास विद एटीट्यूड यानी CWA नाम का एक हैकर्स का ग्रुप था, ये उसका लीडर भी था। 15 साल का लड़का हैकर्स के ग्रुप का लीडर था। उसने और उसके ग्रुप मेंबर्स ने US सिक्योरिटी सिस्टम को दहशत में डाल दिया था, पूरी तरह से हिला के रखा हुआ था। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स, FBI एजेंट्स और US जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के पर्सनल डिटेल्स निकाल रखे थे, उनके पास थे। उनके ईमेल्स इनके पास थे, उनके प्राइवेट चैट्स, उनका हर लीगल और इलीगल काम तक सब इनके पास था। ये इतना आगे तक चले गए थे कि इन्होंने ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट सीधा जूलियन असांज तक पहुंचाए थे, विकीलीक्स के फाउंडर। मतलब इतना आगे तक ये पहुंचे थे। फिर जूलियन असांज ने इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश किया था बाद में। हैकर्स का जो सबसे पॉपुलर ग्रुप है ना, एनोनिमस, आप जानते होंगे, जोकर वाला फोटो ये लोग लगाते हैं, बहुत पुराना है। उनके बारे में जो आता है कि कुछ बड़े काम एनोनिमस ने किए थे, वो काम एक्चुअली में इस ग्रुप ने किए थे, इस 15 साल के बच्चे ने करवाए थे। इतना आगे चला गया था ये। पर ये ऐसा क्यों कर रहा था और ये कर कैसे पाया था। सो इसको समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे जाएंगे और चलेंगे साल 2008 में, वर्जीनिया, अमेरिका में। यहाँ एक और लड़का है जो खुद को सिर्फ डिफ़ॉल्ट बुलाता था। डिफ़ॉल्ट उसका नाम था, हैंडल था। वो एक बिल्कुल आम अमेरिकन टीनेजर था, 14-15 साल का लड़का था। फुटबॉल उसको पसंद थी, वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता था, हर दिन वीडियो गेम पे लगा रहता था, कुत्ता पालता था। एक दिन डिफ़ॉल्ट को लगता है कि भाई यार मैं वीडियो गेम खेलता हूँ इतना ज़्यादा, इनिशियल लेवल पे तो मैं कंप्यूटर को, CPU को हरा देता हूँ, पर जैसे लेवल्स हार्ड होते हैं तो कंप्यूटर मुझसे जीत जाता है। परेशान था। सो इसने इंटरनेट पे कुछ पैचेस सर्च करे गेम से रिलेटेड, अपने वीडियो गेम्स में चीटिंग करना शुरू कर दिया इसने। फिर मॉड्स वगैरह इसने यूज़ किए। यहाँ उसे पहली बार कंप्यूटर्स को ऐसे काम करने के लिए इस्तेमाल करने का चस्का लग गया जो आपको नहीं करने चाहिए। अब वो हर गेम जीत सकता था, किसी से भी कोई भी गेम वो जीत रहा था, कभी नहीं हारता था। और इसके बाद वो कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ सीखना शुरू कर देता है, पूरी रिसर्च करता है, एक हैकर बनना वो शुरू करता है।
कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोग्राम्स को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, हैक कर सकते हो, सब कुछ वो जानना चाह रहा था। क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई थी। वैसे 2008 हैकिंग में आने के लिए ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम भी था। डिसेंट्रलाइज एक्टिविस्ट ग्रुप होते थे, एनोनिमस था ये, मतलब एनोनिमस जैसा मैंने आपको बताया कि एक हाइट पे था उस वक्त ग्रुप। अगर आप किसी भी तरह से उनके सीक्रेट चैट्स में घुस जाओ एनोनिमस के, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती थी वहाँ पे, वो सब कुछ सीखने का मौका मिलता था। दुनिया का सबसे पॉपुलर हैकिंग कल्ट था उस वक्त में एनोनिमस। डिफॉल्ट इस सबसे बहुत फैंटेसाइज होता था, फैसिनेट करता रहा डिफॉल्ट को ये सब चीज़ें। एनोनिमस ग्रुप ऐसे काम करता था कि आप अपने बेडरूम में ही बैठे हो और वहाँ से निकले बिना पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो हैकिंग से। एनोनिमस पॉलिटिकल हैकिंग भी करता था उस वक्त। और डिफॉल्ट इनसे जुड़ने के बाद ना हैकिंग के बारे में सब कुछ सीखने को तैयार था, जानना चाहता था। वो बस चैलेंज के लिए, ये देखने के लिए क्या वो ये काम कर सकता है या फिर नहीं, रैंडम वेबसाइट हैक करना शुरू कर देता है। लेकिन एनोनिमस ग्रुप की चैट्स में कुछ वक्त बिताने के बाद उसको लगता है कि यार वो ग्रुप ना अजीब सा क्रिंज होने लगा है। उसको लगता है कि वो जगह फेड्स यानी FBI वालों से भरी पड़ी है, वहाँ पे फेड्स के लोग भी हैं, बिकॉज हैकर्स के ग्रुप में पुलिस ऑफिशियल्स भी होते हैं जो उन पर नज़र रखते हैं, सीक्रेट सर्विसेज के लोग भी होते हैं वहाँ ग्रुप में। वहाँ से लोग अरेस्ट हो रहे थे और ये समझना मुश्किल हो जाता था कि भाई कौन सा बंदा असली है, किस पे भरोसा किया जाए, कहीं फेड्स के लोग तो यहाँ पे नहीं है। तो एनोनिमस इतना बड़ा हो गया था और लोगों को वेट करना और पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया था उसके लिए। आपस में बहुत सारी लड़ाई होती थी वहाँ ग्रुप्स में, टॉक्सिंग पर्सन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लीक होती रहती थी, अपनी भी हैकर्स की भी। तो डिफॉल्ट एक अलग हैकर ग्रुप से जुड़ जाता है उसके बाद। उसमें से एक था एनोनसेक करके। ये ग्रुप खुद को एंटी एनोनिमस कहता था कि एनोनिमस ग्रुप का दुश्मन है, उससे और अलग काम करता था। लेकिन एनोनिमस की तरह ही एनोनसेक भी हैकिंग ऑपरेशंस करता था। एनोनसेक काफ़ी एडवांस ग्रुप था, डिफ़ॉल्ट हैकिंग में और बेहतर होता जा रहा था, सब चीज़ चल रही थी, वो सीख भी रहा था। इस ग्रुप के पास एक बॉटनेट का कंट्रोल था एनोनसेक के। एक बॉटनेट आसान भाषा में होता है इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क, उसको कहते हैं, जिसको हैकर्स कंट्रोल करते हैं। आपके पास हज़ारों कंप्यूटर्स हैं और आप उन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो इंटरनेट पर और मालवेयर फैलाने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर्स को, ताकि बॉटनेट और बड़ा हो जाए। या फिर उससे आप किसी सर्वर पर अटैक करते हो, डीडोस अटैक करते हो, उसको ओवरलोड कर सकते हो। हज़ारों लाखों रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पे, एक सर्वर पे अचानक से आप भेज देते हो तो वो डाउन हो जाता है। इस तरीके से सब चीज़ चलती है। डिफ़ॉल्ट एनोनसेक के बॉटनेट में इधर उधर झांकता रहता था और उसे ये जानने की ख्वाहिश हुई कि इन्होंने असल में किन कंप्यूटर्स को अपने कंट्रोल में ले रखा है। फिर उसे पता चलता है कि उनमें से एक कैनेडियन मेडिकल स्कूल जो वहाँ की विंडसर यूनिवर्सिटी है, उसका सर्वर है। सो अचानक से डिफ़ॉल्ट को यूनिवर्सिटी के फाइनेंसिस का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। वो सर्वर में घुस जाता है, चेक कर लेता है और वहाँ पर उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स थे, वो जिन्हें स्कूल के पैसे देने थे उनके रिकॉर्ड्स थे। टोटल मिला के अराउंड $9.4 मिलियन, आज के हिसाब से अराउंड 82 करोड़ रुपए। और इस लिस्ट के नीचे एक बहुत ही टेम्पटिंग चीज़ लिखी हुई थी, डिलीट ऑल करके, और वो उस बटन को दबा देता है। इतने लोगों को पैसे देने थे, स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी को पैसे देने थे और वो उसको डिलीट कर देता है। किसी स्टूडेंट को लाख रुपए देने थे, किसी को 10 लाख रुपए देने थे, सब कुछ क्लीन कर देता है। 1 सेकंड में उनकी स्लेट वाइप आउट। अब किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी को कोई पैसा नहीं देना। डिफ़ॉल्ट ने PHP शेल में जाके सब कुछ डिलीट कर दिया और उसकी नज़र में ये एक सही काम था। उसको लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक क्राइम जिसे करके सही काम करने जैसी फीलिंग आए। अचानक से मतलब ये एक नशा होता है, एक ना रश मिलता है आपको, तो वो कुछ उसको मिलने लगा। अब वो ऐसे कई अटैक करता था, जिसमें एक बार उसने 2014 में डेनमार्क में एनिमल्स के अगेंस्ट एक लॉ था। सालों से वहाँ एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो है ना, वो इस पर ध्यान खींचने की कोशिश करते थे। एनिमल्स के अगेंस्ट लॉ था डेनमार्क में, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है उस लॉ को ख़त्म नहीं कर रही थी। तो उसने और एनोनसेक के दूसरे हैकर्स ने इस लॉ को कैसे ख़त्म किया जाए उसका एक प्लान बनाया। उन्होंने डेनमार्क की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स थी उनको डाउन करा दिया, हैक कर ली वहाँ पे सारी वेबसाइट, उनको ना डीफेस कर दिया। यानी उसके होम पेज पर अपना मैसेज लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार ने एनिमल्स के अगेंस्ट किस तरीके का लॉ बनाया हुआ है, आपके यहाँ पे कौन सा लॉ एग्जिस्ट करता है। उसने उन सभी वेबसाइट्स पर डीडोस अटैक किए, उन्हें बंद करवा दिया और जानवरों के साथ वहाँ जो होता था उसके सबूत जो सारे प्रूफ्स ट्विटर वगैरह पे डाल दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए। ये इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैल गई और डेनमार्क को बड़ा क्रिटिसिज्म उस वक्त झेलना पड़ा इसमें। इन्होंने ऑनलाइन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए और आखिरकार ये केस पार्लियामेंट तक पहुंच गया डेनमार्क में। अप्रैल 2015 में डेनमार्क ने लास्ट में उस लॉ को कैंसिल किया, वापस ले लिया। अब धीरे धीरे डिफ़ॉल्ट ना एक हैकर के रोल में लेवल अप करता जा रहा था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और 2008-2009 बिटकॉइन का भी टाइम था, जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन दुनिया को दिया, वो टाइम था। तो डिफ़ॉल्ट ना क्रिप्टो का अर्ली अडॉप्टर भी था।
उसने एक अच्छे खासे बिटकॉइन जमा किए हुए थे अपने वॉलेट में। 1000 बिटकॉइन आते हैं कि 1000 बिटकॉइन से ज़्यादा उसके पास थे, आज जिनकी कीमत लगभग 10 अरब रुपए है। उसने सारे बिटकॉइन अपने कमरे में एक हार्ड ड्राइव में लॉक करके रखे हुए थे। वो ये भी जानता था कि हैकिंग की इस दुनिया में ना कोई किसी का दोस्त नहीं होता, यहाँ पे सब दुश्मन होते हैं, और वो हर पल नए दुश्मन बना रहा है क्योंकि वो अटैक कर रहा है। इसीलिए वो थोड़ा पैरानॉइड भी था और थोड़ा जुनूनी हो गया था, और अपनी ऑपरेशनल सिक्योरिटी को लेकर ना वो परेशान था। वो कभी अपने घर के वाईफाई से लॉगिन नहीं करता था। वो एक सैटेलाइट डिश का इस्तेमाल करके कई किलोमीटर दूर एक डेयरी थी, वहाँ के फ्री वाईफाई से लॉगिन करता था। मतलब इतना आगे चला गया था। हमेशा टॉर ब्राउज़र यूज़ करता था, उससे कनेक्टेड रहता था, डार्क वेब पे रहा करता था। हर बार जब भी वो अपने डिवाइसेस को बंद करता था, वो श्योर करता था कि वो एनक्रिप्टेड है, डिवाइस एनक्रिप्टेड रहे, और उसे वापस ऑन करने पर डिक्रिप्ट होने के लिए 30 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ता था। उसे पता था कि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ खोने के लिए ही उसके पास वो बड़ा बनता जा रहा था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2013 में ना, एडवर्ड स्नोडेन के बारे में आप जानते होंगे। स्नोडेन ने सबको हिला के रख दिया था यूएस में। स्नोडेन खुद एक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इंटेलिजेंस के बंदे थे, जिसने एनएसए के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे कि यूएस दुनिया भर में किस तरीके से सबकी जासूसी कर रहा है। उसने रिवील किया था कि यूएस गवर्नमेंट दुनिया के लगभग हर उस इंसान की जासूसी कर सकती है या फिर कर रही है जो कभी कंप्यूटर के कॉन्टैक्ट में आया है, जो डिजिटली एक्टिव। स्नोडेन ने इन लीक्स के बारे में पूरी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया में पूरा हल्ला मचा, और इंडिविजुअल प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी पर एक बहस पूरी छिड़ गई थी। उसने डिफॉल्ट जैसे कई अमेरिकन टीनेजर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी सरकार असल में काम कैसे करती है। डिफॉल्ट चुपचाप बैठकर अपनी जासूसी होने देना नहीं चाहता था। वो खुद रेबल टाइप का बंदा बन गया था। वो चाहता था कि हाई रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिशियल जो होते हैं ना, उनको भी ये पता लगे कि जासूसी का शिकार होना कैसा लगता है। जब आपकी कोई जासूसी करता है तो कैसा लगता है, उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन स्टोर करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरे तक पहुंचाना, वो कैसा लगता है, मज़ा उनको चखाना चाहता था। और ये वही वक्त था जब उसने क्रैकर्स विद एटीट्यूड के साथ हाथ मिलाया था। ये वही ग्रुप था जिसको क्राका ने बनाया था। वो लड़का जो हमेशा नशे में रहता था, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, जिसने CIA के हेड को कॉल किया था, याद होगा। ये साथ कैसे आए दोनों बंदे। क्राका जो था ना, वो करप्शन से, सर्विलेंस से, लेकिन खास तौर पे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, एजिटेटेड था। उसका फोकस फ़लस्तीन पर था, और वो गाज़ा में जो हो रही मौतें हो रही थी, वहाँ पे जो तकलीफ़ें वहाँ चल रही थी, वो उस पर ना सीधा अमेरिका को जिम्मेदार मानता था। वो इसके बारे में कुछ करना चाहता था कि मैं कुछ करूँ, ये रुके, ये सब चीज़ सोचता था वो। उसने क्रैकर्स विद एटीट्यूड नाम का एक ग्रुप शुरू किया। उसके पहले शिकारों में से एक था जेम्स क्लैपर, जो उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस था। क्लैपर का फ़ोन नंबर और एड्रेस सिर्फ एक गूगल सर्च पे उसको मिल गया था। उसको पता था किस तरीके से निकालना है, उसने निकाल लिया। इससे क्रैका को उसके ईमेल को हैक करने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई ऑलरेडी। उसने ये सब कुछ ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। हैकर्स अपने सो कॉल्ड अचीवमेंट्स जो है ना सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, ये आपको पता है, उनको हाईलाइट चाहिए होती है ताकि सबको दिखे। एंड इस पोस्ट को डिफॉल्ट ने देख लिया, उसका ध्यान उसकी तरफ गया। इसके बाद क्राका ने क्लैपर के घर के जो फ़ोन कॉल्स थे ना, उनको फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट के ऑफिस पर राउट कर दिया। यूएस इंटेलिजेंस चीफ के फ़ोन कॉल्स हैक हो गए थे। जितने भी कॉल्स क्लैपर को आ रहे थे वो फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट के ऑफिस पर फॉरवर्ड हो रहे थे। अब डिफॉल्ट ने क्रैका को रिस्पेक्ट में ट्वीट किया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। क्रैका और डिफॉल्ट साथ में काम करने लगे। क्रैका और CWA से जुड़े दूसरे जो हैकर्स थे, उन्होंने और भी बड़े ऑफिशियल्स को टारगेट करने के लिए टीम बना ली। वो यूएस ऑफिशियल्स को हैक करना चाहते थे। उनको ये दिखाना चाहते थे कि यूएस ऑफिशियल्स इतने ताकतवर नहीं है जितना वो समझते हैं अपने आप को। उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था जॉन ब्रेनन, ऑफ कोर्स CIA का हेड। लेकिन CIA हेड का फ़ोन नंबर निकालना, उसका प्राइवेट नंबर निकालना कोई आसान काम नहीं है। आप ऐसे नहीं निकाल सकते उनका नंबर, बहुत सीक्रेटिव होते हैं सब चीज़ें। ये काम क्रैका ने कैसे किया? सबसे पहले क्रैका ने ब्रेनन का पब्लिकली अवेलेबल फ़ोन नंबर निकाला, वो उसको मिल गया और पता लगाया कि वो वराइजन का नंबर है। वराइजन US की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जियो है, एयरटेल है, वहाँ पे वराइजन है। उसने वराइजन के इंटरनल टेक सपोर्ट पे कॉल किया, जो उनका कॉल सपोर्ट होता है, और उस कॉल पर वो कस्टमर सर्विस एजेंट को बात करता है और वो कहता है कि मैं वराइजन का ऑन साइट टेक्नीशियन हूँ और कस्टमर को कोई इशू आ रहा है, उसको सॉल्व करना है मुझे। तो टेक सपोर्ट ने क्राका से उसका एम्प्लॉय कोड पूछा और वो पहले से पूरी तरह तैयार था। उसने वहीं पर एक फेक कोड बनाया और वो बता दिया। इससे पहले उसने कुछ एम्प्लॉय कोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी ताकि वो कैसे वहाँ पे कोड सही हो जाए। तो उसने वो कोड बताया और वो कोड काम कर गया। सपोर्ट का जो टेक्नीशियन था उसने क्रैका को ब्रेनन के अकाउंट का एक्सेस दे दिया।
अचानक उसके पास अकाउंट नंबर आ गया, पेन आ गया और जॉन ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल एड्रेस आ गया और क्राका ने वही यूज़ किया। उसने ब्रेनन का एओएल अकाउंट जो है, मेल अकाउंट है, वो टेक ओवर कर लिया, उसको हैक कर लिया और यहीं से शुरू हुई थी वो फ़ोन कॉल जिससे मैंने कहानी जो स्टार्ट की थी। एक बार ईमेल अकाउंट में जब वो घुस गया तो क्रेका को ब्रेनन का प्राइवेट फ़ोन नंबर वहाँ से मिल गया, आसानी से उसने वहाँ से ढूंढ लिया और उसने डिफ़ॉल्ट के साथ वो शेयर कर दिया और फिर उन्होंने CIA के डायरेक्टर को लगातार स्पैम कॉल्स करना शुरू किए। जॉन ब्रेनन जो था वो डर गया था, भले ये कॉल्स प्रैंक से ज़्यादा नहीं थे कुछ, क्योंकि वो गाली वाली दे रहा था, ये सब चीज़ कर रहा था, लेकिन उसको ये लगा कि उनको कैसे पता चल गया उसका प्राइवेट नंबर। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि इन कॉल्स के पीछे कौन है या उनके इरादे क्या हैं। ब्रेनन को कुछ वक्त के लिए लगा कि भाई ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उसने रखी और उसको लगा कि इसमें कुछ टेरर ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। साथ ही ब्रेनन के ईमेल में घुसने से क्रेका को सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिल गया। पहले उसने ट्विटर पे स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए सारे, लेकिन फिर डिफ़ॉल्ट के कहने पे उसने विकीलीक्स से कांटेक्ट किया। जूलियन असांज ने खुद इसमें इंटरेस्ट लिया, बातचीत की उन लोगों से। मतलब आप ये सोचो ना कि ये दोनों बंदे कहाँ तक पहुँच गए थे, जूलियन असांज तक पहुँच गए थे। फिर इसके बाद अक्टूबर 2015 में विकीलीक्स ने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए। उनमें ब्रेनन का 47 पेज का SF-86 एप्लीकेशन था। एक टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर्म है जो उसके लिए ज़रूरी होता है। इस फॉर्म में उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मौजूद थी, साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड्स थे, पुराने ड्रग अब्यूज़ के केस थे। मतलब इसके अलावा उन डॉक्यूमेंट्स में वो ऐसी कई डिटेल्स थी जो कोई भी ऑनलाइन नहीं चाहेगा, स्पेशली US इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है। इस बीच से US एजेंसी को करीब $1.5 मिलियन तक का नुकसान हुआ था। लेकिन सबसे बढ़ के ये मतलब एक शर्मिंदगी वाली बात थी CIA के लिए कि उनके हेड के साथ ना ऐसा हो रहा है और 2 बच्चे कर रहे हैं काम। ब्रेनन का ईमेल हैक करना बच्चों का ही खेल बन गया था उस वक्त में। जब क्राका से पूछा गया था कि ब्रेनन का ईमेल हैक करना, उसकी डिटेल्स निकालना कितना मुश्किल था, तो आप सोचो उसने क्या जवाब दिया होगा। उसने कहा 10 में से अगर मुझे नंबर देने हो खुद को तो मैं 1 नंबर दूंगा। मतलब उसका ये कहना था कि इतना आसान था, बहुत आसान था मेरे लिए। सोचकर आप देखो कि ब्रेनन को कैसा लग रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा जब ये सब चीज़ वो बोल रहा होगा, कितना गुस्सा उसके अंदर भर गया होगा कि एक बच्चे ने उसका अकाउंट जो हैक कर लिया। लेकिन क्राकास विद एटीट्यूड ग्रुप जो था, ये दोनों बंदे यही नहीं रुकते। इन्होंने FBI के डिप्टी डायरेक्टर मार्क जूलियानो के अकाउंट को हैक किया। वहाँ पे इन लोगों को 9,000 डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफिशियल्स और 20,000 FBI एजेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस मिला पूरा। उन्होंने उसको पोस्ट कर दिया, पब्लिक कर दिया। वो सब कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो गया। उन्होंने तबाही मचा दी और एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन की ना बैंड बजाते रहे, सबको हैक करते रहे। उनकी सारी सिक्योरिटी की मतलब क्या कहना, सारी सिक्योरिटी हिला के रखती US की। ये इनविंसिबल हो गए थे। इनको लगता नहीं था कि ये कभी पकड़े भी जाएंगे, लेकिन आखिर में वही होता है जो अक्सर होता है, CIA इन तक पहुंच गई। तो इसमें डिफ़ॉल्ट पूरे टाइम पैरानॉइड रहता था। डिफ़ॉल्ट को पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसने अपनी सिक्योरिटी में एक चूक कर दी। एक रात डिफ़ॉल्ट और उसका दोस्त ना Xbox पे गेम खेल रहे थे, नशे में बात कर रहे थे। वहाँ पर CIA डायरेक्टर हैक से ना रिलेटेड कुछ बात हो गई और डिफ़ॉल्ट ईगो के रश में ये कह देता है कि यार दैट वाज अस। मतलब उस पल उसको खुद नहीं समझ आता कि ये लाइन उसको कितनी महंगी पड़ेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उस इन्फॉर्मेशन का कुछ करेगा, लेकिन आज डिफ़ॉल्ट को पूरा यकीन है कि उसी दोस्त ने उसको पकड़वाया था। आज डिफ़ॉल्ट श्योर है कि वहीं से ये टिप ऑफ गया था जो बाद में FBI उस तक पहुंची। और जब FBI आप पर रेड करती है ना, तो वो दरवाज़ा नहीं खटखटाती, वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसती है और ऐसा ही वहाँ पे हुआ। FBI एजेंट्स एक दिन डिफ़ॉल्ट के कमरे में घुसते हैं, उसका कंप्यूटर डिक्रिप्ट करते हैं, वो उसके चेहरे पे असॉल्ट राइफल्स तान देते हैं। मतलब जिस तरीके से वो लोग आते हैं आपको पता है, वो उसे कमरे में घसीट के बाहर लेके जाते हैं। उसकी हार्ड ड्राइव को रिक्रिप्ट होने से पहले फ्लैश कॉपी उसकी बना लेते हैं और उसके सारे इक्विपमेंट्स जो है वो सीज कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। हर चीज़ उनके पास आ जाती है। डिफ़ॉल्ट जानता था कि वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन सबसे बुरा हिस्सा एजेंट्स को अपनी हार्ड ड्राइव देते हुए, मतलब उसको देखना दे रहा था जब वो, तो उस हार्ड ड्राइव में जिसके अंदर 1000 बिटकॉइन थे वो भी उसके पास से चली गई थी और वहाँ पे वो बेहोश हो गया था। उधर क्राका पे भी ब्रिटिश पुलिस रेड कर रही थी। यहाँ से FBI ने ब्रिटिश पुलिस को कॉन्टेक्ट किया था और वहाँ पे वो पुलिस पहुँच गई और उसके कंप्यूटर भी जब्त कर लिए गए थे। CWA के और भी मेंबर्स जो भी हैकर्स वगैरह थे US में, UK में, वो सब अरेस्ट हो रहे थे। क्राका जो था वो नाबालिग था, माइनर था। अब देखो ना, हैकर माइनर हैकर था और UK में था। उसको वहाँ पे हल्की सजा मिली, 2 साल उसको ना डिटेंशन सेंटर में जुवेनाइल के लिए जो होता है उसके अंदर वहाँ पे बिताने पड़े। वो UK में हैकिंग के लिए जेल जाने वाला पहला माइनर था। आज वो चुपचाप बैठा है और क्राइम वगैरह से इन सबसे दूर है, आज भी है वो ऑफ कोर्स। डिफ़ॉल्ट भले ही वो काम में कम इन्वॉल्व था, लेकिन उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। वो सीधे फेडरल प्रिजन गया, 5 साल की सज़ा वहाँ पे उसे हुई। उसको करीब $1,45,000 का जुर्माना भरना पड़ा और उसने अपनी सज़ा का एक बड़ा हिस्सा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताया, जब उसे अकेला रखा गया था 5 साल।
अदालत में उसने कहा कि मुझे लगा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो पॉलिटिकल जस्टिस के हिसाब से सही है, मुझे लग रहा था, फील कर रहा था, लेकिन 2 साल बाद उसने कोर्ट में कहा कि अब मुझे एहसास होता है कि मैं पूरी तरह से गलत था। तो इससे पता ही चलता है कि आप चाहे एक प्रिंसिपल्ड विसल ब्लोअर हो जो जानता है कि वो क्या कर रहा है, या फिर एक नशे में धुत पूरी तरह से टीनेजर हो जो दुनिया में इनजस्टिस जो उससे गुस्से में हो, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट सर्विस एजेंसी से पंगा लेते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट इस तरीके से आप हैकिंग वैकिंग ये सब चीज़ करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी जो कीमत है वो चुकानी पड़ती है, और इन सब के साथ भी ऐसा ही हुआ।